प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, जो समाप्त हो चुका है। आज हम लोग नए पाठ की शुरुआत करेंगे। इस पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ये जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आगे के विषय वस्तु समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो देखिए, राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता, ये दोनों शब्द जो है, या कहिए नेशन, अंग्रेजी में लोग इसे नेशन भी कहते हैं, और नेशनलिज्म, ये शब्द जो है नाटेस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जाति। देखिए, राष्ट्रवाद एक देश है में राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक तथा अन्य कारकों पर आधारित एकता, भाईचारा तथा साझी चेतना की भावना है राष्ट्रवाद। इस राष्ट्र की पहचान उस देश के राष्ट्रध्वज है, उस देश के प्रतीक चिन्ह है। इस सब चीज़ों से उस देश की पहचान की जाती है। यही राष्ट्रीयता है, जहाँ भाईचारे रहता है। हम अपना सब कुछ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही हम आपको बताएं कि जो अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे, वही राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्र के प्रति अपने विचारधाराओं को सकारात्मक रखे, वही राष्ट्रवाद है। तो अब आपको हम बताएंगे कि इस भारत में राष्ट्रवाद, जिस प्रकार से हम आपको बताए थे, उसी प्रकार से राष्ट्रवाद का शुरुआत जो है यूरोप में कैसे हुआ, वहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे पनप कर आया, इसकी चर्चा हम आपको करेंगे। देखिए, एक फ्रांसीसी कलाकार थे फ्रेडरिक सरजू। फ्रेडरिक सरजू ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों का एक श्रृंखला बनाया। वो श्रृंखला जो था, सरजू फ्रेडरिक का सपनों का संसार था। उसमें उन्होंने जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिल करके वह चित्र बनाया था। चित्र में क्या था, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप अपने पास पुस्तक में देखिए, ऊपर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे, इसमें चित्रों की 4 श्रृंखला है, 4 ग्रुप दिया हुआ है। इस चित्र में पहला चित्र जो है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के सभी स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में, जो स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा की वंदना करते हुए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग आगे जा रहे हैं। आपको ध्यान दिला दें, फ्रांसीसी क्रांति के समय में कलाकार जो है, स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया था, और उस महिला का जो रूप था, महिला का जो स्वरूप था, उसमें भी वह ज्ञान उदय की मशाल को आप देख सकते हैं और उसे आप पहचान सकते हैं। साथ ही
उसके एक हाथ में ज्ञान उदय की मशाल है तो दूसरे हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र दिया हुआ है। देखिए, इस चित्र में भी दिखाया गया है कि इस प्रतिमा के सामने जमीन पर जो है निरंकुश संस्थान के बहुत सारे ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। जो यहाँ दिख रहा है ये आपको देखिए, ये निरंकुश क्या है, किसको हम कहेंगे निरंकुश? तो निरंकुश का मतलब होता है एक ऐसी सरकार, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारें जो निरंकुश सरकार कहलाती हैं, जो अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार हुआ करती है, इसी को हम निरंकुश सरकार की संज्ञा देते हैं। अब फ्रेडरिक सर्जुक ने कल्पना आदर्श में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्र के समूह में बांटे हुए, जिनकी पहचान उनके कपड़े से, उनके राष्ट्रीय पोशाक से होती है, को किया है। अब कल्पना आदर्श क्या है? एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसी को हम कल्पना आदर्श कहते हैं। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहा है, जुलूस में जो आगे आगे चल रहा है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये स्वतंत्र राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड उस समय तक अलग राष्ट्र राज्य बन गए थे। फ्रांस, जिसको हम क्रांतिकारी तिरंगों से पहचान सकते हैं, वो अपने हाथों में क्रांतिकारी तिरंगा लिया हुआ है और प्रतिमा के पास अभी अभी आया है, अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे में जर्मनी के लोग हैं, वे लोग भी अपने हाथ में काला, लाल, सुनहरा झंडा लिए हुए हैं। जिस समय फ्रेडरिक सर्जुक ने यह चित्र को बनाया, इस छवि को निर्मित किया, उस समय जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे, यानी उस समय तक उसके हिस्सा नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 के उदारवादी उम्मीद की अभिव्यक्ति है। बहुत सारे जर्मन भाषी रियासतें एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंदर आने वाले एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह रखने वाले थे। जर्मन लोगों के बाद में आपको ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियाई राजशाही व्यवस्था, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी हैं। ये सभी लोग उस चित्र में दिखाए गए हैं, सभी लोग उस चित्र में समाहित हैं। चित्र में ऊपर देखिए, स्वर्ग से इस चित्र में ये भी दिखाया गया है कि स्वर्ग लोक से भी ईसा मसीह, संत, फरिश्ते सभी इस दृश्य को ऊपर से देख रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी नज़रें इस पर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने बड़ी ही काल्पनिक ढंग से इस दुनिया के राष्ट्रों के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए इस चित्र को बनाया है।
जिससे किस तरह से भाईचारा होना चाहिए दुनिया के देशों में, उसी को इसमें दिखाया गया है। जो हम आगे अध्याय पढ़ेंगे या जो इस अध्याय को हम पढ़ेंगे, इसमें जो आगे के विषय हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे, कई विषय बताए जाएंगे जिसकी कल्पना अभिव्यक्ति फ्रेडरिक सर्जुग ने चित्रों में की है। उसके विषय में आगे बातें आएगी। 19वीं शताब्दी के समय में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर के उभरा जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन से क्या हुआ, यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के जगह पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। बहुत दिनों से जो वंशवाद की राष्ट्रवाद चला आ रहा था वह समाप्त हो गया और राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियां, विचार अब लोगों के अंदर, लोगों के विचार से विकसित हो रहे थे। देखिए, प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लोगों का ऐसा मन में था कि ऐसी प्रभुसत्ता, एक केंद्रीय शक्ति स्थापित हो जिससे बहुराष्ट्रीय वंशवाद समाप्त हो जाए। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासक, साथ ही साथ अधिकांश नागरिक में भी एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना जागृत होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ जो साझा का भाव था वह इस समय में नहीं था। जो संघर्ष, जो नेताएं, जो आम लोग थे, उन सभी लोगों में इस प्रकार की सरगर्मी, इस प्रकार की विचारें बन रही थी। विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया पर हम आपको बताएंगे कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो है राष्ट्रवाद किस प्रकार से अस्तित्व में आया। इसको अस्तित्व में आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सब हुआ। देखिए, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं। राष्ट्र जैसे हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि क्या है, तो इसके लिए एक और अंस्टर्ट रेनन, जो एक सोर्बोन विश्वविद्यालय के व्याख्याता हैं, उन्होंने भी इस राष्ट्र क्या है के विषय में बताया है। उन्होंने भी अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि लोगों द्वारा प्रस्तावित विचार की आलोचना करता है यह राष्ट्रवाद। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्यवीरता से युक्त महान पुरुषों के नाम, गौरव, यह सब सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। उनके अनुसार यह है। उनका यह भी कहना है कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना, आगे आना, ऐसे काम करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्त है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया कि जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वही जनमत संग्रह है।
प्रांत और उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की प्रस्तावना में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका कहना था कि स्वतंत्रता की गारंटी है अगर दुनिया केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता है। यानी जहाँ पर एक मालिक हो वहाँ स्वतंत्रता कायम नहीं रहती है, वह स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। अनेक मालिक होना चाहिए, अधिकारों को लोगों में बंटा होना चाहिए और मिलजुल करके शासन व्यवस्था चलना चाहिए, वहाँ आज़ादी है। आज के लिए इतना ही। प्रश्न आप नोट करेंगे, जनमत संग्रह क्या है? दूसरा क्वेश्चन एक आपको बोल रहे हैं, फ्रेडरिक सर्जुक कौन थे और वह अपने कल्पना के या सपनों के संसार की रचना कब की? इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।